हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूपीपीएससी ए 2019 के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे सिविल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर अ सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन MU लिमिटिंग इक्वल टू RU लिमिटिंग BD स्क्वायर फॉर M20 ग्रेड कॉन्क्रीट एंड F415 स्टील द वैल्यू ऑफ RU लिमिटिंग विल बी। सो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको सिंगल रेनफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन का MU लिमिटिंग इक्वल टू RU लिमिटिंग इंटू BD स्क्वायर। तो बोल रहा है फॉर M20 एंड FE415 के लिए बताइए कि RU लिमिटिंग क्या होगा, मीन्स यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या होगा। तो इसके लिए हम जानते हैं कि जो एमयू लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या होता है 0.36 FCK इंटू XU बाई डी इंटू 1 माइनस 0.42 XU बाई डी इंटू BD स्क्वायर होता है। BD स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है आपको। ओके, सो BD स्क्वायर और उससे बाकी जो क्या है कांस्टेंट RU लिमिटिंग बोला, आपको ये टर्म निकालना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आपको कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पे सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। 0.36 इंटू FCK जो है 20 दिया हुआ है इंटू 0.48 जो यहाँ पे XU क्या होता है फॉर FE415 के लिए 0.48 D, ओके, बाई डी इंटू 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48 D बाई डी इंटू BD स्क्वायर। तो आप जब इसको पूरा यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा आपका 2.7592 इंटू BD स्क्वायर। तो RU लिमिटिंग की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 2.761। नेक्स्ट, द लेटरल टाइज इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट रेक्टेंगुलर कॉलम अंडर एक्सियल टेंशन आर यूज्ड टू। सो लेटरल टाइज हम क्यों यूज करते हैं फॉर रेक्टेंगुलर कॉलम में? लेटरल टाइज हम यूज करते हैं टू अवॉइड द बकलिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्टील अंडर कंप्रेशन। नेक्स्ट, एज पर IS 1892 1979 what should be the maximum thickness of cutting edge of sampling tube of 70 mm external diameter which is required for sampling in undisturbed steep clay soil? तो जैसा कि हम जानते हैं एरिया रेशियो क्या होता है, एरिया रेशियो होता है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कटिंग एज टू द एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है AR इक्वल टू D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर डिवाइड बाई D1 स्क्वायर। फॉर स्टिफ फॉर्मेशन जो एरिया मैक्स की वैल्यू होती है वो 20% होती है और फॉर सनस्टिफ क्ले के लिए जो होती है वो 10% होती है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है अनडिस्टर्ब्ड स्टिफ क्ले सॉइल दिया हुआ है, राइट। तो मैक्सिमम थिकनेस ऑफ कटिंग जो होता है D2 माइनस D1 बाई 2, थिकनेस ये हो जाएगा आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो D2 दिया हुआ है आपको 70 mm और AR मैक्स क्या होता है 20%। AR इक्वल टू D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर बाई डिवाइड बाई D1 स्क्वायर। यहाँ पे आप सारा वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको निकल जाएगा D1 दैट इज एक्सटर्नल डायमीटर निकल जाएगा 63.9 mm। ओके, तो मैक्सिमम थिकनेस ऑफ कटिंग एज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कटिंग D2 माइनस D1 बाई 2 तो 70 जो यहाँ पे दिया हुआ है और आपने ये D1 निकाला 63.9 डिवाइड बाई 2 होगा 3.05 mm, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 3.05 mm. Next, a single bay portal frame of height h fixed at the base is subjected to a horizontal displacement delta at the top. The base moment developed are each proportional to। तो बोल रहा है कि एक पोर्टल फ्रेम है जो कि h हाइट का है, ओके, और फिक्स है कहाँ पे, बेस पे फिक्स है एक साइड और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो है टॉप पे दिया गया है, राइट। टॉप पे यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दिया गया डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो बोल रहा है कि बेस मोमेंट डेवलप्ड क्या होगा, जो बेस मोमेंट यहाँ पे मोमेंट डेवलप हो रहा है वो क्या होता है, मोमेंट यहाँ पे क्या होता है के ई डेल्टा बाई एच स्क्वायर होता है, यहाँ पर भी के डेल्टा बाई एच स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जो प्रोपोर्शनल टू किस हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1 बाई एच स्क्वायर, बिकॉज नीचे क्या है एच स्क्वायर है, ओके। नेक्स्ट, द पॉइजन्स रेशियो फॉर सॉइल सैंपल 1 and 2 आर μ1 and μ2 respectively. If μ1 and μ2 equal to 1.5 and 1 minus μ1 divided by 1 minus μ2 equal to 0.875, then the ratio of coefficient of earth pressure at rest for soil sample 1 K1 to coefficient of earth pressure at rest for soil sample 2 K2. So K1 by K2 will be, तो K1 by K2 क्या होगा, तो K1 K2 हम निकालने के जो आपको जो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है आप वहाँ पे पुट कीजिए तो जो कांस्टेंट आपको जो यहाँ पे निकल के आएगा, देखिए कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर का रेस्ट कंडीशन में K0 इक्वल टू म्यू बाय 1 माइनस म्यू, ओके। सो म्यू क्या है, पॉइजन रेशियो ऑफ सॉइल है, तो μ1 डिवाइड बाय μ2 दिया हुआ है आपको यहाँ पे और ये भी दिया हुआ है जो 1 माइनस μ1 और 1 माइनस μ2 भी दिया हुआ है आपको। तो K1 बाई Q2 कीजिएगा, दोनों का फॉर्म इसको रेशियो कीजिएगा K1 बाई Q2, तो μ1 डिवाइड 1 माइनस μ1 इंटू नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा 1 माइनस μ2 बाई μ2। So 1.5 divided by 0.875 equal to 1.7143. So correct option will be 2, 1.7143. Next, rivets under combined stresses must be subjected to a limit as where tau v
and sigma t equal to the actual shear and tensile stresses in the rivets respectively. Top VF and sigma TF equal to allowable shear and tensile stresses in the rivets respectively. तो कौन सा ऑप्शन बोल रहा है कि यहाँ पे सही है? तो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4, that is T top V divided by top VF plus sigma T by sigma TF should be less than equal to 1.4. So this is the correct option, right? Next, excavation was being carried out for a foundation on plastic clay with a unit weight of 22.5 kN per meter cube. Failure occurred when a depth of 8.10 meter was reached. What is the value of cohesion if phi equal to 0? तो बोल रहा है कि कोहेजन की वैल्यू क्या होगी अगर phi इक्वल टू 0 है जब फेलियर अकर्ड हो रहा है कब डेप्थ जो है 8.10 मीटर पे हो रहा है. ओके, एच की वैल्यू क्या है 8.10 मीटर. तो कैसे सॉल्व करेंगे? हम जानते हैं कि डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट क्या होता है एच यू सी इक्वल टू 4c बाई गामा अंडर रूट के. ओके, सो आपको यहाँ पे phi इक्वल टू 0 दिया हुआ, इसमें के जब आप निकालिएगा तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी. phi इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो आप यहाँ पे सारा पुट कर दीजिए. एच यू सी दिया हुआ 8.10, तो 8.10 इक्वल टू 4c डिवाइड बाई 22.5 इंटू 1. तो यहाँ से आपको कोहेजन की वैल्यू निकल जाएगी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोहेजन? That is 45.6 kilonewton per meter square. So correct option will be 3, 45.6 kilonewton per meter square. Next, in a drain triaxial compression test conducted on dry sand, failure occurred when a deviatory stress was 218 kilonewton per meter square at a confining pressure of 61 kilonewton per meter square. The pore pressure at failure was observed to be 10 kilopascal. The effective angle of shearing resistance and the inclination of the failure plane टू द मेजर प्रिंसिपल प्लेन विल बी. तो क्या होगा बोल रहा है कि इफेक्टिव एंगल निकालिए शेयरिंग डिस्टेंस का और इंक्लिनेशन विद द फेलियर प्लेन क्या है टू द मेजर प्रिंसिपल प्लेन वो आप निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि सिग्मा 1 बार इक्वल टू क्या था सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2 से 10 45 प्लस 5/2 होता है. वहाँ पे सिग्मा 1 क्या है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 3 क्या है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस. सिग्मा 1 बार इक्वल टू क्या था सिग्मा 3 बार प्लस सिग्मा डी बार. डेविएटर स्ट्रेस होता है. ओके, सो 261 दिया हुआ है आपको कन्फाइनिंग प्रेशर प्लस 218 आपको दिया हुआ डेविएटर स्ट्रेस. तो उसको ऐड किए तो सिग्मा 1 बार निकल जाएगा 279 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर. सो फॉर ड्राई सैंड क्या होता है सी इक्वल टू कोहेजन 0 होती है और यू इक्वल टू 10 किलो पास्कल दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको पुट कीजिएगा तो ये वाला पार्ट जो है वो सी के वैल्यू 0 तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा. तो सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 5/2. तो सिग्मा 1 269 या 279 होगा. 279 ओके इक्वल टू 51 प्लस 10 स्क्वायर 45 5/2. आप यहाँ पे से फाई की वैल्यू निकालते हैं. फाई की वैल्यू आ गई 43 डिग्री. अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इंक्लिनेशन टू द फेलियर प्लेन टू द मेजर प्रिंसिपल प्लेन. तो 45 प्लस 5/2 तो 45 प्लस 43/2 हो जाएगा आपका 66.5 डिग्री. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 4 43 डिग्री एंड 66.5 डिग्री. ग्रेट. नेक्स्ट, a 300 mm square bearing plate settles by 21 mm in a plate load test on a cohesive soil. When the intensity of loading is 0.2 Newton per mm square, the settlement of a prototype shallow footing 1 meter square means area दिया हुआ है 1 meter into 1 meter under the same intensity of loading, considering both plate and footing are placed at the same depth is. बोल रहा है कि जो प्लेट लोड टेस्ट कर रहा है तो उसमें स्क्वायर बेरिंग प्लेट जो सेटल कर रहा है 21 mm. ओके, जबकि उस लोडिंग क्या था 0.2 मीटर पर mm स्क्वायर था. तो बोल अगर आप प्रोटोटाइप पे जो एक्चुअल जो फुटिंग है उस पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जिसका कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया है उसमें कितना आपका जो है वो सेटलमेंट होगा. तो कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि जो फॉर कोहेजिव सॉइल जो रिलेशन होता है SF बाय SP मीन्स SF मीन्स सेटलमेंट इन फाउंडेशन एंड SP मीन्स सेटलमेंट इन प्लेट इक्वल टू विड्थ ऑफ द फाउंडेशन एंड विड्थ ऑफ द प्लेट. तो आप सारा वैल्यू पुट कीजिए. SF आपको निकालना है सेटलमेंट इन द फाउंडेशन डिवाइड बाय SP दिया हुआ 21 इक्वल टू फुटिंग का कितना दिया हुआ 1 मीटर दिया हुआ साइड विड्थ 1 मीटर डिवाइड बाय इसका क्या है 300 mm 300 दिया हुआ. तो SF जो आपको जो सेटलमेंट है वो जाएगा 70 mm. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 270 mm. ओके, नेक्स्ट, a pile 450 mm in diameter and 15 meter long is driven into a soft clay. The undrained strength of soil varies linearly with depth such that SU equal to 0.22 sigma z. Determine the allowable pile load capacity using total stress analysis. The factor of safety required is 2 and gamma C equal to 17 किलोमीटर पर मीटर क्यूब. ग्राउंड वाटर जो है वो सरफेस पे दिया हुआ है. तो आपको निकालना है इसमें क्या निकालना है? आपको निकालना है अलाउेबल पाइल लोड कैपेसिटी यूजिंग टोटल स्ट्रेस एनालिसिस आपको निकालना है. तो जैसा कि हम जानते हैं कि डायमीटर ऑफ पाइल यहाँ पे क्या दिया हुआ है 450 mm, लेंथ 15 मीटर एंड अंडरन शियर स्ट्रेंथ क्या होता है SU इक्वल टू 0.22 सिग्मा जेड यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया हुआ है. ठीक है,
अब सी यू निकालिए, सी यू क्या होगा 0.22 सिग्मा जेड 17 इंटू जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ है 3.74 जेड। सो ए बी एरिया होगा पाई बाई 4 इंटू 0.45 इंटू ए स्क्वायर है, ओके 45 स्क्वायर, सो इक्वल टू 0.159 मीटर स्क्वायर। सो ए एस जो है आपका आ जाएगा पाई एरिया ऑफ दिस पाई इंटू 0.45 इंटू 15L, ओके होगा 21.045 मीटर स्क्वायर, राइट। अब क्यू बी निकाल लीजिए, क्यू यू बी इक्वल टू सी इंटू एन एस, सो 9 इंटू 3.74 इंटू 15 एंड क्यू यू बी इंटू ए बी इक्वल टू क्यू यू 9 इंटू 3 ये को यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन इंटू ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला टर्म, तो 9 इंटू 3.74 इंटू 15 इंटू 0.159 इक्वल टू 80.29 किलो न्यूटन। अब क्यू एस इक्वल टू होगा अल्फा सी यू एस इंटू एस, अल्फा इज 1, ओके सो सी यू एस इक्वल टू 3.74 इंटू 15 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 28.05, सो क्यू एस इक्वल टू 28.05 इंटू जो कैपिटल क्यू एस है इंटू 21.205, सो 594.8। अब पी यू निकालिए, लोड निकाल लीजिए, पी यू निकाल लीजिए, तो 80.25 प्लस यहाँ पर जो है 594.8 तो अगर 675.08, और तो सेफ के लिए आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ 2, तो सेफ लोड जो है जो अलाउबल पाइल लोड है वो क्या होगा 675.08 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 337.54 किलोमीटर। तो इससे आपको जो नियरेस्ट आंसर जो इसका है वो है 286.1 किलोमीटर, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, a steel section is subjected to a combination of shear and bending actions. The applied shear force is V and the shear capacity of the section is Vs. For such a section, high shear force is identified as, तो बोल रहा है कि एज पर IS 827 बताइए कि हाई shear force वो क्या आइडेंटिफाई करेगा, हाई shear force कब आइडेंटिफाई करेगा, जब क्या होगा, जब होगा V जो है वो मोर देन 0.6 Vs होगा अकॉर्डिंग टू IS 800-2007, राइट। तो शेयर फोर्स जो होगा अगर वो 0.6 टाइम ऑफ वीएस है, शेयर कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन है, तो वहां पर जो है हाई शेयर फोर्स वो कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मशीन फाउंडेशन विच हैज अ बेस एरिया ऑफ 2.2 मीटर एंड 2.2 मीटर एंड अ weight of 155 kilonewton including the weight of the machine. Take the value of the coefficient of elastic uniform compression as 4.4 into 10 to the power 4 kilonewton per meter cube. तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिक यूनिफॉर्म कंप्रेशन जो है आपका ये दिया हुआ, आपको निकालना है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ मशीन फाउंडेशन क्या होगा, अगर एक उसका एरिया दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो ऑफ द मशीन फाउंडेशन क्या होता है, मशीन फाउंडेशन ओमेगा इक्वल टू अंडरवुड ए बाय एम। सो सी यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है 4.4 बेस एरिया दिया हुआ है, तो मास निकाल लीजिए, मास यहाँ पे जो एम है तो 155 जो आपको किलोमीटर में दिया हुआ है, वेट डिवाइड बाय 9.1 कीजिएगा तो आपको मास जाएगा, ठीक है। तो अब ओमेगा एन में जब आप इसको पुट कीजिएगा अंडरवुड 4.4 इंटू 4 इंटू 22.2 स्क्वायर डिवाइड बाय 15.8, सो 116.096 रेडियन पर सेकंड आ गया। अब इसको फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है ओमेगा एन बाई 2 पाई, ओमेगा एन बाई 2 पाई, तो इसको आप 2 पाई से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 58 बाई पाई, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 258 बाई पाई। नेक्स्ट, a propped cantilever beam of span L and constant bending plastic moment capacity MP carries a constant load at mid span. The load at collapse will be, तो बोला एक propped cantilever beam है उसमें स्पान L है और constant plastic moment capacity लग रहा है एट मिड स्पान पे constant लोड, तो लोड एट कोलैप्स क्या होता है, लोड एट कोलैप्स होता है उस केस में 6 MP बाय L। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। The flange splice in plate girders is preferably placed near about, तो flange splice in plate girder जो है वो preferably place किया जाता है कहाँ पर, वो place किया जाता है क्वार्टर स्पान सेक्शन पर, ओके। नेक्स्ट, in a steel plate with bolted connection the rupture of the net section is a mode of failure under, so steel plate with bolted connection जो rupture of the net section है वो होता है failure under tension, okay, so correct option will be 1. Next, part of brick which has a half headed face and half stretcher face is known as, so अगर कोई ब्रिक है उसका जो पार्ट है वो उसमें अगर हाफ हेडर फेस है और हाफ स्ट्रेचर फेस है तो उसको कहते हैं हम लोग किंग क्लोजर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ हॉरिजॉन्टल बीम इज शोन इन बिलो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर फ्रॉम द एंड ए, तो आपको एक बीम यहाँ पे दिया हुआ है, बोल रहा है ए पॉइंट से बताइए कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर
कहाँ पाएगा, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट ऑफ कहाँ पता है, जहाँ पर कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। सो बेंडिंग मोमेंट जीरो करने के लिए क्या, मान लीजिए कि जो सेक्शन एक्स है वो वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जीरो, और ये एक्स जो लिया गया है वो यहाँ से इस पॉइंट से लिया गया है, ठीक है, जो फ्री एंड है वहाँ से लिया गया एक्स, राइट। सो अब यहाँ से आप बेंडिंग मोमेंट लीजिए और जीरो कीजिए, सो 10 इंटू एक्स यहाँ तक कर दिया हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, माइनस इसका जो यहाँ पे लोड है सपोर्ट का डिरेक्शन वो 16 न्यूटन दिया हुआ है, तो 16 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1.5, ओके, तो एक्स माइनस 1.5 तो हो गया ये जीरो, राइट, तो जीरो हो गया, एक्स माइनस 0.5 होगा, ओके, 0.5 यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो 0.5 होगा, मिस्टेक है, ओके। ऐसे एक्स आ गया आपको 1.33 मीटर आंसर। तो आपको यहाँ से एक्स आया है, अभी ये एक्स यहाँ से आया, बट आपको पूछा कहाँ से, आपको पूछा ए से, ए पॉइंट यहाँ पर है, जो टोटल लेंथ है उसमें से आप क्या कीजिएगा, एक्स को माइनस कर दीजिएगा तो आपको यहाँ से लेंथ आएगा, टोटल लेंथ कितनी है 2 मीटर है, 1.5 प्लस 0.5, तो 2 माइनस 1.33 आगे 0.65 मीटर विल बी द आंसर, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 2, 0.666 मीटर। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस लाइन फॉर रिडंडेंट स्ट्रक्चर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, तो जो इन्फ्लुएंस लाइन फॉर रिडंडेंट स्ट्रक्चर है वो जनरली जो ऑब्टेन्ड होता है वो होता है म्यूलर ब्रेसलॉव प्रिंसिपल से, ओके। सो ये जो आपको ILD में आप ये मेथड पढ़ते होगे म्यूलर ब्रेसलॉव प्रिंसिपल, इसके लिए इसको हम यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट, रैंकाइन्स फॉर्मूला टू फिक्स द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फॉर वॉल विद यूजुअल नोटेशन इज, तो रैंकाइन फॉर्मूला क्या होता है टू फिक्स द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, तो रैंकाइन फॉर्मूला होता है Q by gamma 1 minus sin phi by 1 plus sin phi का होल स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट, a property fetch a net annual income of Rs 80,000 after deducting all on outgoings, rate of interest is 6% per annum, what is the capitalized value of the property, तो नेट एनुअल इनकम जो है वो 80,000 दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6% पर एनम, तो कैपिटलाइज वैल्यू क्या है उस प्रॉपर्टी की, तो कैपिटलाइज वैल्यू हम जानते हैं कि एनुअल इनकम इक्वल टू क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू इंटू रेट ऑफ द इंटरेस्ट इंटू 6/100 हो गया, रेट इंटरेस्ट 6 दिया हुआ है, एनुअल इनकम को 80,000 दिया हुआ है, तो यहाँ से आप कैपिटलाइज वैल्यू निकालिए, कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल टू 80,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 6, दैट इज 1333333 रुपीज हो गया आपका आंसर, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 1, ओके। नेक्स्ट, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन सीपेज वेलोसिटी एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज कॉल्ड, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है बिटवीन सीपेज वेलोसिटी एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ परकोलेशन, ओके। नेक्स्ट, प्राइंग फोर्सेस आर, तो प्राइंग फोर्स क्या होता है, हम हिस्ट्री सेक्शन में पढ़ते हैं प्राइंग फोर्स, तो प्राइंग फोर्स होता है टेंसाइल फोर्सेस ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कनेक्टेड पार्ट्स, तो जब भी प्राइंग फोर्स है तो आपको टेंसाइल फोर्सेस को याद रखना है, प्राइंग फोर्स क्या होता है, टेंसाइल फोर्स होता है, तो प्राइंग फोर्सेस आर टेंसाइल फोर्सेस ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कनेक्टेड पार्ट्स, राइट। नेक्स्ट, टॉर्सन रिजल्टिंग कैपेसिटी ऑफ अ गिवन आरसी सेक्शन, टॉर्सन अगर रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ आरसी सेक्शन में क्या होगा, वो टॉर्सन रेजिस्टिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन स्ट्रप एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन्स, जब इंक्रीज इन स्ट्रप करोगे लॉन्गिट्यूडिनल स्टील इंक्रीज करोगे तो आपको टॉर्सन रेजिस्टिंग कैपेसिटी जो है वो आरसी सेक्शन में वो इंक्रीज होगी, ओके। A 3-hinged parabolic arch ABC has a span of 20 inch and a central rise of 4 inch. Okay, the arch has hinges at the ends and at the crown. A train of 2-point loads of 20 kN and 10 kN 5 meter apart crosses with this arch from left to right with the 20 kN load leading. Okay, the maximum thrust induced at the support बोल रहा है, तो जो दो टाइप का लोड साथ में चल रहा है 20 kN 20 kN और 20 जो है वो आगे चल रहा है, दोनों के बीच डिस्टेंस है 5 मीटर, तो बोल रहा है द मैक्सिमम थ्रस्ट इंड्यूस्ड इन दिस सपोर्ट क्या होगा, तो मैक्सिमम थ्रस्ट इंड्यूस्ड कैसे होगा, तो मान लीजिए ये लेंथ क्या है, ये 20 मीटर लेंथ, इंच में नहीं है मीटर में लेंथ दिया हुआ है, ओके, यहाँ पर भी मीटर में लेंथ दिया हुआ है, राइट, 20 मीटर लेंथ है और हाइट क्या है 4 मीटर है, ओके, सो L/4 इक्वल टू 1.25 हो जाएगा। सो ILD फॉर H ड्यू टू यूनिट लोड इन ट्राइंगल, आप इसको प्लॉट कीजिए, इसको प्लॉट कीजिएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो क्या होगा, इन ILD प्लॉट कीजिए तो क्या होगा, इन ट्राइंगल ADD डैश एंड ACC डैश ADD डैश, ओके, D नीचे और D डैश नीचे ऊपर, ओके। सो tan थीटा क्या हो जाएगा, DD डैश डिवाइड बाय DD डैश डिवाइड बाय AD डैश हो जाएगा, ये AD डैश, ओके, और CC डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, CC डैश डिवाइड बाय AC डैश, A डिवाइड बाय AC डैश, ओके, दोनों tan थीटा होगा, ओके। सो यहाँ से आप जो है DD डैश जो है आपका निकल जाएगा 0.625। सो इट इज क्लियर फ्रॉम ILD दैट टू गेट मैक्सिमम मोमेंट
वी नीड टू प्लेस 20 किलोन्यूटन एट ग्राउंड, यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा 20 किलोन्यूटन। 20 किलोन्यूटन यहाँ पुट कीजिए तो क्या होगा, 10 किलोमीटर वाला में 5 मीटर का डिफरेंस है तो ये 5 मीटर इधर आ जाएगा, राइट। सो एच जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है वो होगा समेशन ऑफ लोड इनटू कोऑर्डिनेट ऑफ आईएलडी हुज लोड इज एक्टिंग। सो 20 इंटू 1.25, 20 इंटू 1.25 जिसकी हाइट है, प्लस 10 इंटू 0.625, आपका आंसर आ जाएगा 31.25 किलोमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 331.26 किलोमीटर, राइट। नेक्स्ट, फायर रेजिस्टेंस ऑफ आरसीसी मेंबर डिपेंड्स अपॉन मेंबर साइज, कवर ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, टाइप ऑफ एग्रीगेट। तो किस पे डिपेंड करता है फायर रेजिस्टेंस ऑफ आरसीसी मेंबर, तो ये डिपेंड करता है ABC सभी पर, मेंबर साइज पे डिपेंड करता है, कवर ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट पे डिपेंड करता है, और टाइप ऑफ एग्रीगेट पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट, विच इज द यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन द फॉलोइंग। तो इसमें से कौन जो है आपको यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम जानते हैं मैट्रिक्स क्या होता है, जो यहाँ पे डायगोनल में अगर 1 है और सभी जगह क्या 0 है, तो वो क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 4, राइट। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल डिजाइन क्राइटेरिया फॉर फाउंडेशंस फॉर रेसिप्रोकेटिंग मशीनरी आर एज फॉलोज। तो जो फाउंडेशन का डिजाइनिंग क्राइटेरिया है ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मशीनरी का वो दिया हुआ नीचे बोल रहा है कि द नेचुरल फ्रीक्वेंसी शुड बी एट लीस्ट 40% अवे फ्रॉम द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द मशीन। The amplitude of motion of the foundation should not exceed 0.2 mm. The pressure on soil should be within the respective permissible values. For preliminary design, the maximum pressure on soil due to static load alone may be taken as 0.4 times the corresponding safe bearing capacity. तो बोले इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें से जो है वो सभी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 1, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट, द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी इंक्लूड डिफ्लेक्शन, रिपेयरेबल डैमेज और क्रैक ड्यू टू फटीग, वाइब्रेशन, फायर। तो बोल रहा है कि लिमिटेशन ऑफ सर्विसिबिलिटी होता है वो किन किन चीज़ों को इंक्लूड करता है, तो इसमें जो है चारों पॉइंट्स जो है वो सही है, वो होगा 1, 2, 3 एंड 4 ऑल पॉइंट्स जो है उसको इंक्लूड करता है लिमिटेशन ऑफ सर्विसिबिलिटी में। नेक्स्ट, इन द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर फॉर द पर्पस ऑफ डिजाइनिंग एनी मेंबर द लोड जनरेटेड ड्यू टू सेकेंडरी इफेक्ट्स इंक्लूड। बोला डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर अगर डिजाइन कर रहे हैं हम कोई मेंबर को, तो लोड जनरेटेड ड्यू टू सेकेंडरी इफेक्ट किन की चीज़ों को इंक्लूड करता है, ड्यू टू कंट्रैक्शन एंड एक्सपांसन फ्रॉम द टेम्परेचर, ड्यू टू डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, ड्यू टू एक्सटेंटल लोड, ड्यू टू इसेंट्रिक कनेक्शन। बोला इनमें से किन की चीज़ों को वो इंक्लूड करता है फॉर द डिजाइनिंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, तो ये इंक्लूड करता है ओनली 1, 2 एंड 4 को। मीन्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांसन फ्रॉम द टेम्परेचर, ड्यू टू डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, ड्यू टू एक्सटेंटल लोड्स को नहीं करता है वो, और ड्यू टू इसेंट्रिक कनेक्शन को करता है, राइट। नेक्स्ट, a 16 pile group has to be proportioned in a uniform pattern in a soft clay with equal spacing in both directions, assuming any value of cohesion, taking alpha equal to 0.7, neglecting the end bearing effect and assuming pile circular of diameter d, the optimal spacing of pile in group will be। तो हम ये कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे इसको, अल्फा दिया हुआ आपको देखिए 0.7 एंड 16 जो नंबर ऑफ पाइल्स दिया हुआ 16, तो जो टोटल ग्रुप कैपेसिटी ऑफ पाइल क्या होगा, वो होगा कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल पाइल इनटू नंबर ऑफ पाइल, ओके। सो एन जो नंबर है इनटू QF जो कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल पाइल है, और QFG जो है वो ग्रुप का जो पाइल का कैपेसिटी है वो है QFG। तो QF क्या होता है, QF होता है अल्फा CU इंटू N इंटू पाई DL, ओके, और इक्वल टू ग्रुप कैपेसिटी 1 इंटू CU इंटू 3S प्लस D इंटू 4L, ओके, जो आपका यहाँ पे 4x4 का पाइल बनेगा यहाँ पर ना, तो इसलिए 3S प्लस D। यहाँ पे जब आप सारे वैल्यू को पुट कीजिएगा तो आपको S इक्वल टू रिलेशन होगा, वो होगा 2.6D। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 2.6D, ओके। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ सेमी सर्कुलर लैमिना ऑफ रेडियस R फ्रॉम द स्ट्रेट एज ऑफ दिस सेमी सर्कुलर लैमिना विल बी। तो बोला कि डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ सेमी सर्कुलर लैमिना ऑफ रेडियस R बताइए फ्रॉम स्ट्रेट एज ऑफ द सेमी सर्कुलर लैमिना, तो इसका आंसर जो होता है वो होता है 4R/2, 3 पाई, ओके। नेक्स्ट, नेग्लेक्टिंग एक्सियल चेंजेस इन लेंथ डिटरमाइन द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम ABC। तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी हम जानते हैं कि क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसका जो तीनों चीज़ क्या है, यहाँ पर भी फिक्स है, यहाँ पर भी फिक्स और यहाँ पर भी फिक्स है, और बोल रहा है कि जो एक्सियल चेंजेस है इन लेंथ है वो 0 है, नेग्लेक्ट कीजिए उसको। तो यहाँ पर बस आप देखिए कि सिर्फ यहाँ पर जो ऐसा पार्ट है जो यहाँ पर सिर्फ रोटेशन हो सकता है, ओके। सो यहाँ पर सिर्फ रोटेशन हो सकता है, तो
यहाँ पर जो इसका काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी है वो 1 होगा, सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट, इन अ पार्ट एनालिसिस इफ द प्रोबेबिलिटी फैक्टर इज नेगेटिव द चांसेस ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन टाइम इज, तो बोल रहा है अगर पार्ट एनालिसिस में अगर प्रोबेबिलिटी फैक्टर वो नेगेटिव है तो उस प्रोजेक्ट को टाइम पे ख़त्म होने का क्या चांसेस है, तो उसका चांस जो है वो है लेस देन 50%। नेक्स्ट, द बेस ऑफ अ पेंट इज, सो किसी भी पेंट का बेस क्या होता है, वो होता है वाइट लेड। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल यूज्ड इन फाइंडिंग द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ अ गन इज, तो प्रिंसिपल यूज्ड इन फाइंडिंग द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन इज होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट, what is the critical height of the slope of infinite extent having a slope angle equal to 25 degree if it is made of clay having c equal to 30 kN per meter square, phi equal to 20 degree, e equal to 0.65 and gs equal to 2.7 when the slope is submerged। तो बोला क्रिटिकल हाइट ऑफ द स्लोप ऑफ इन्फिनाइट एक्सटेंट वो क्या होगा, तो जानते हैं कि गामा सबमर्ज क्या होता है, g - 1/1 + e × गामा w, जी दिया हुआ e दिया हुआ सबको पुट कीजिएगा तो आपको गामा समझ आ गया 10.107 kN per meter square। एच सी जो क्रिटिकल हाइट है उसका फॉर्मूला क्या था, सी डिवाइड बाई गामा समझ इंटू कॉस बीटा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस बीटा इंटू 10 फाइ। यहाँ पे सारा वैल्यू को पुट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 35.40, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 35.40 मीटर। नेक्स्ट, अ सिंपली सेपरेटेड बीम ऑफ स्पान एल कैरीज एन यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड ऑफ इंटेंसिटी W0x ओवर इट्स एंटायर स्पान, सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम क्या होगा, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा आपका W0LQ इंटू √3/7। नेक्स्ट, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट ऑफ अ फ्लूइड परक्लोटिंग थ्रू अ सॉइल मास आर रिड्यूस्ड टू 80% एंड 90% रेस्पेक्टिवली इफ अदर फैक्टर्स रिमेन अनअल्टर्ड द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। बोला कि अगर राइज इन टेम्परेचर हो रहा है तो विस्कोसिटी यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है 80% एंड 90%, विस्कोसिटी भी हो रहा है यूनिट वेट भी हो रहा है, ठीक है। तो बोला और सभी फैक्टर अगर मान लो कि चेंज नहीं हो तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का जो रिलेशन होता है K1 = K इंटू 90/80। आपको जो परमेबिलिटी का फॉर्मूला जो आप लगाइएगा K इक्वल टू वाला जो म्यू होता है, ओके, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे आपको जो रिलेशन बनेगा K1 = K इंटू 90/80, सो K1 = K इंटू 1.25, तो देयरफॉर इंक्रीज इन जो है वो परमेबिलिटी है वो हो जाएगा 12.5%। नेक्स्ट, the grip length for well foundation of railway bridges is taken as dash of maximum score depth generally, while for road bridges dash of maximum score depth is considered adequate। तो कौन सा ऑप्शन बोला, ग्रिप लेंथ जो है वो वॉल फाउंडेशन का जो रेलवे ब्रिज है और रोड ब्रिज में क्या क्या होता है वैल्यू, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या 50% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। तो जो ग्रिप लेंथ फॉर वेल पॉइंट्स ऑफ रेलवे ब्रिज होता है वो होता है 50% ऑफ मैक्सिमम स्क्वायर डेप्थ, और जो फॉर रोड ब्रिज होता है वो होता है 30% ऑफ मैक्सिमम स्क्वायर डेप्थ, राइट। नेक्स्ट, द वर्टिकल सपोर्टेशन आर ए एंड आर बी फॉर द गिवन बीम, तो आपका यहाँ पे बीम दिया हुआ है और बोल रहा है कि आप आर ए और आर बी निकालिए, राइट। तो आर ए और आर बी कैसे निकालिएगा आप, तो मैक्सिमम मोमेंट एट ए, मान लीजिए कि यहाँ पर जो मोमेंट है वो क्या है 0 है क्योंकि हिंज सपोर्ट है, तो सारे मोमेंट को यहाँ पे ले आइए, सो 10 यहाँ पर 10 × 4 × 4/2, इसके कारण हो जाएगा यहाँ पे मूवमेंट, ये +45 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस ये अपोजिट हो जाएगा -RB × 10 जो इसकी डिस्टेंस है, तो ये 0 कीजिएगा तो आपको यहाँ पे RB निकल जाएगा, इस 12.5 kN। अब आपको समझना वर्टिकल फोर्स 0 होगा तो RA + RB कितना है, RA + RB यहाँ पे लोड कितना है 10 kN/m है, तो 10 × 4, तो RA आ गया आपका 27.5 kN। तो करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा आपका RA = 27.5 kN and RB = 12.5 kN। Next, a two-member truss ABC as shown in figure, the axial force transmitted in member AB is, तो बोल रहा है कि टू मेंबर जो है वो ट्रस है AB और BC, राइट। और यहाँ पे लोड रहा है 10 kN का, ये हाइट दिया हुआ 0.5 और विड्थ दिया हुआ है 1 मीटर। तो बोल रहा है कि एक्सियल फोर्स कितना ट्रांसमिट हो रहा है AB में, तो कैसे निकालेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। जब आप बी पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये हो गया FAB, ये हो गया FBC और ये 10, सो थीटा, ये मान लीजिए एंगल क्या थीटा, थीटा क्या होगा 10 इनवर्स 0.5 डिवाइड बाय 1, दिस और दिस थीटा निकल जाएगा, हो गया 26.5।
राइट। तो समेशन ऑफ वी इक्वल टू जो वर्टिकल लोड को 0 कर दीजिए, तो एफ बी सी इंटू साइन थीटा यहाँ आ जाइएगा आप, ओके, डिवाइड बाय एफ बी सी इंटू कॉस थीटा यहाँ आ जाइएगा, राइट, इक्वल टू 10 डिवाइड बाय एफ ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ ए बी पहले हो जाएगी 10/10 2.26.2 आगे आपका 20 किलो न्यूटन, ओके। कट ऑप्शन भी 320 किलो न्यूटन। नेक्स्ट, एन आइसोलेटेड टी बीम इज यूज एज ए वॉकवे, बोला कि टी बीम है जो उसको कि वॉकवे के लिए यूज किया जाता है। द बीम इज सिंपली सपोर्टेड विथ एन इफेक्टिव स्पान ऑफ 6 मीटर, द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज फॉर द क्रॉस सेक्शन शोन इन फिगर्स। बोला इफेक्टिव विड्थ निकालिए इस बीम के लिए, इस क्रॉस सेक्शन के लिए कितना होगा। तो इफेक्टिव बीम विड्थ का हम जानते हैं कि बहुत टाइप का यहाँ पे फॉर्मूला होता है। फॉर मोनोलिथिक बीम ये सब फॉर्मूला होता है, टी बीम के लिए, एल बीम के लिए, और फॉर आइसोलेटेड बीम के लिए टी बीम के लिए और एल बीम के लिए। तो बोल रहा है कि ये जो है ये आइसोलेटेड टी बीम है। तो आइसोलेटेड टी बीम का फॉर्मूला क्या है, ये है बी एफ इक्वल टू बी डब्ल्यू प्लस एल नॉट बाई बी प्लस 4। यहाँ पे देखिए एल नॉट दिया हुआ 6 मीटर 600 mm, बी 100 mm एंड बी डब्ल्यू 300 mm। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा तो बी एफ की वैल्यू आपको यहाँ पे निकल आ जाएगी 900 mm। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए 900 mm। नेक्स्ट, 4 forces having magnitude of 200 Newton, 400 Newton, 600 Newton and 800 Newton respectively acting along 4 sides। यहाँ पे दिया हुआ 1 मीटर इसका जो विड्थ है। तो will determine the magnitude and direction of the resultant force from A along the line AB। तो बोला रिजल्टेंट फोर्स निकालिए फ्रॉम ए से along line AB में क्या होगा, ओके। सो नेट रिजल्टेंट फोर्स आर इक्वल टू अंडर समेशन एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे 400 है, सो अंडर 400 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर, सो 400 इंटू अंडर 2 एन। सो मोमेंट क्या होगा, मोमेंट इक्वल टू 400 इंटू 1 प्लस 600 इंटू 1 इक्वल टू 130 मीटर। सो लेट एक्स विद द डिस्टेंस फ्रॉम ए अलोंग द एक्सिस, यहाँ से एक्स एक्सिस ए से लीजिए एक्स डिस्टेंस। तो बोल रहा है कि एक्स जो हो जाएगा समेशन ऑफ एम ए डिवाइड बाय समेशन ऑफ वाई। तो समेशन ऑफ एम ए आप यहाँ पे निकालेगा 1000 डिवाइड बाय 400 इक्वल टू 2.5 मीटर आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 400 अंडर 2n and 2.5 meter from A। Next, group of the constituents of cement in decreasing order of their contribution to the strength of cement is। तो ग्रुप ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट जो होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में निकालने वाला। डिक्रीजिंग ऑर्डर में निकालने के लिए क्या होता है, आंसर आपका आता है C3S, उसके बाद आता है C2S, उसके बाद आता है C3, फिर उसके बाद आता है C4AF, राइट। नेक्स्ट, a bullet of mass 30 gram leaves the barrel of a gun with a velocity of 500 meter per second। Suppose the force lasted for 0.0018 second, the average impulsive force is। तो बोल रहा है 30 ग्राम का बुलेट है और वो 500 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से निकल रहा है, राइट। तो फोर्स जो है वो 0.0018 सेकंड के लिए वहां पर एक्ट कर रहा है। तो एवरेज इंपल्सिव फोर्स निकालने बोला, तो जो एवरेज इंपल्सिव फोर्स जो होता है m इंटू डी वी बाई डी टी, एम आपको दिया हुआ 0.03 kg, राइट, इंटू 500 क्या वेलोसिटी है, डीवी चेंज इन वेलोसिटी, डिवाइड बाय डी टी टाइम क्या 0.018। तो आपका आंसर आएगा 8333.34 न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी फॉर इट इज 8333.34 न्यूटन। नेक्स्ट, फैक्टर्ड शियर फोर्स ऑफ 140 किलोन्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बीम हैविंग विड्थ 250 mm। द बीम इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू फैक्टर्ड टॉर्शनल मोमेंट ऑफ 20 किलोमीटर। द इक्विवेलेंट शियर फोर्स ऑन द बीम इज, बोला इक्विवेलेंट शियर फोर्स होता है ये बीम पे कितना होगा, राइट। तो आपको शियर फोर्स, फैक्टर शियर फोर्स दिया हुआ है, आपको बोला है कि इक्विवेलेंट निकालना। तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है V इक्वल टू V प्लस 1.60 डिवाइड बाई बी। तो जो यहाँ पे शियर फोर्स दिया 140 प्लस 1.6 टी जो है आपको दिया हुआ टॉर्शनल मोमेंट 20 डिवाइड बाई विड्थ B 250 mm 0.25 मीटर हो गया। तो आपको होगा 268 किलोमीटर विल बी द आंसर। करेक्ट ऑप्शन विल बी 3, दैट इज 268 किलोमीटर। नेक्स्ट, the test conducted on foundation soil gives SPT value n is less than 5 and density index ID is less than 20, so the foundation will fail in। so अगर n की वैल्यू लेस देन 5 है और ID जो है लेस देन 20 है तो फाउंडेशन जो है वो फेल होगा लोकल शियर के कारण, ओके। नेक्स्ट, a reinforced concrete wall carrying vertical loads is generally designed as per recommendation given for columns। the ratio of minimum reinforcement in the vertical and horizontal direction is। बोला कि रेशियो ऑफ मिनिमम एंड वर्टिकल मिनिमम रिइंफोर्समेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए क्या होगा, अगर वो वर्टिकल रिइंफोर्स्ड कंक्रीट वॉल जब वर्टिकल लोड सिर्फ ले रहा है तो उसका रेशियो हो जाएगा 3:5। नेक्स्ट, द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ क्ले सॉइल इज 24%, whom
कॉम्पैक्शन टेस्ट इज कंडक्टेड एट 30% मॉइस्चर कंटेंट, इट्स स्ट्रक्चर विल बी। तो बोला ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट दिया हुआ 24%, और बोला कॉम्पैक्शन टेस्ट जो है वो कंडक्टेड किया गया है एट 30% मॉइस्चर कंटेंट पे। तो स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होगा? तो स्ट्रक्चर होगा वो होगा डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल होगा। ओके, देखिए यहाँ पे अगर वाटर कंटेंट जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या होगा वहाँ पे डिस्टर्ब स्ट्रक्चर आपको, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, राइट। नेक्स्ट, एज पर IS 456-2000 द रेंज ऑफ स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट इज। तो एज पर 456-2000 जो रेंज ऑफ स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट होता है वो होता है M25 to M55। ओके, नेक्स्ट, फॉर एनी अप्लाइड स्ट्रेस जोन ऑफ इन्फ्लुएंस रेफर्स टू आइसोबार कॉरस्पॉन्डिंग टू। तो फॉर एनी अप्लाइड स्ट्रेस जोन ऑफ इन्फ्लुएंस रेफर्स टू आइसोबार कॉरस्पॉन्डिंग टू होता है वो होता है 20%। नेक्स्ट, श्रिंकेज लिमिट ऑफ क्ले whose void ratio in dry state is 0.55 and specific gravity is 2.75 will be। तो श्रिंकेज लिमिट बोल रहा है कि क्या होगा, ड्राई स्टेट पे void ratio दिया हुआ और स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि जो SC इक्वल टू फॉर श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, S इक्वल टू 1 के लिए SC इक्वल W होता है फॉर्मूला, जानते हैं कि ये क्या है, सैचुरेशन ड्यू सैचुरेशन इंटू बॉडी रेशियो इक्वल टू वाटर कंटेंट टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये वैल्यू तो 1 हो गई, राइट, ये वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो E 0.55 दिया वाटर कंटेंट इंटू 2.75 G दिया हुआ, वाटर कंटेंट निकाल दीजिए, वाटर कंटेंट होगा 20%। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 1, दैट इज 20%। नेक्स्ट, द मोस्ट यूजफुल जियोसिंथेटिक फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज क्लोजली रिलेटेड टू इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस इज। तो बोल रहा है कि जियोसिंथेटिकल फिजिकल जो जियोसिंथेटिक का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है जो है वो स्टिफनेस जो है उसकी जियोसिंथेटिक का, वो इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस पे बहुत डिपेंड करती है कि उस जो जियोसिंथेटिक मटेरियल है उसकी स्टिफनेस क्या है, राइट। नेक्स्ट, फॉर द क्ले विद एन OCR ऑफ ग्रेटर देन 4 इन अ CD टेस्ट द A फैक्टर एट फेलियर विल बी। ए फैक्टर उसका क्या होगा, ए फैक्टर होता है, ए फैक्टर एट फेलियर होता है निगेटिव फॉर क्ले विद एन OCR ऑफ ग्रेटर देन 4 के लिए, राइट। नेक्स्ट, द फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ M30 कंक्रीट एज पर IS 456 तो स्ट्रेंथ क्या होगा? तो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हम जानते क्या होता है, 0.7 FC के, FC की जगह पर 30 पुट कीजिए तो आपका आंसर जाएगा 3.83 मेगापास्कल, राइट। नेक्स्ट, अ कंक्रीट बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 200 mm into 400 mm is pre-stressed with a force of 400 kN at an eccentricity 100 mm. The maximum compressive strength in concrete is। तो maximum compressive strength in concrete क्या होगा, अगर उसका दिया हुआ सारी कंडीशन दिया हुआ प्री-स्ट्रेस किया जा रहा है 400 kN से, उसका एरिया दिया हुआ है आपको, तो कैसे निकालेंगे? सिग्मा मिनिमम जो होता है जो प्री-स्ट्रेस कंडीशन का वो क्या होता है, P/A माइनस PE/Z। तो P जो है क्या है, वो फोर्स दिया हुआ है, डिवाइड बाई A एरिया दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन, E क्या है, इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है, देखिए 100 mm दिया हुआ है। सो यहाँ पे सारा वैल्यू को पुट कीजिए, जेड जो है वो BD²/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे सारा वैल्यू आपको आएगा 12.5 मीटर पर mm स्क्वायर, आंसर दैट इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट, एज पर IS 1893-2016 द स्टोरी ड्रिफ्ट इन एनी स्टोरी ड्यू टू मिनिमम स्पेसिफाइड डिजाइन लेटरल फोर्स विद अ पार्शियल लोड फैक्टर ऑफ 1 शैल नॉट एक्सीड x टाइम्स द स्टोरी हाइट, द वैल्यू ऑफ x इज। तो वैल्यू ऑफ x जो होता है इस केस में वो होता है 0.004। Next, in a flow net drawn below a sheet pile wall, the number of flow channels and head drops is 4 and 12. तो NF and FD दिया हुआ है 4 and 12। तो बोल रहा है if the difference in the upstream and downstream water level is 3 meter, what is the discharge per meter width of the sheet? और K दिया हुआ है आपको 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्चार्ज निकालने के लिए क्या होता है, Q इक्वल टू KH/NF/ND होता है। K 0.1 दिया हुआ है, H जो है 3 मीटर दिया हुआ है, राइट, इंटू 4/12 तो आगे 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। नेक्स्ट, द रिंग बीम ऑफ अ इंच स्टैक carries a hoop tension of 120 kN. The beam cross section is 250 mm wide and 400 mm deep, and it is reinforced with 4 bars of 20 mm dia of Fe415. The modular ratio of concrete is 10. The tensile stress in the concrete क्या होगा? तो बोल रहा है कि सारे डेटा दिया हुआ आपको, बोला टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट निकालिए, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इन कंक्रीट कैसे निकलेगा? तो उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा कि उससे पहले आपको एरिया ऑफ एनफोर्समेंट दिया हुआ है यहाँ पे जितने भी बार्स दिए हुए हैं, राइट, उसे एरिया ऑफ एनफोर्समेंट निकालिए। फिर इफेक्टिव एरिया ऑफ कंक्रीट इट इज मॉडुलर रेशियो इनटू AST प्लस 250 इंटू 400 माइनस AST। तो इक्वल एरिया ऑफ कंक्रीट क्या हो जाएगा, यहाँ सारे वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको
इक्वल ऑफ कंक्रीट निकल गया दिस मच। ओके, तो स्ट्रेस इन कंक्रीट क्या होगा, स्ट्रेस इन कंक्रीट 120 इंटू 10 पर क्यू दिया हुआ है। ओके, 120 10 पर क्यू डिवाइड बाय दिस एरिया, तो आपका आ जाएगा 1.078 न्यूटन पर एम स्क्वायर विल बी द आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 2, दैट इज 1.07। नेक्स्ट, द नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ प्योरली कोहेसिव सॉइल। तो नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ प्योरली कोहेसिव सॉइल जो होता है वो होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ डेप्थ एंड विड्थ ऑफ फुट। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, डेप्थ क्या है फुटिंग का, विड्थ क्या है फुटिंग का, उस पर डिपेंड नहीं करता अगर वो कोहेसिव सॉइल है तो, राइट। नेक्स्ट, द टाइम विच रिजल्ट्स इन द लीस्ट पॉसिबल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज नोन एज। तो कौन सा टाइम है जो कि लीस्ट पॉसिबल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेता है, वो कहलाता है आपका ऑप्टिमम टाइम। नेक्स्ट, a particle undergoes a simple harmonic motion, the acceleration of the particle at a distance of 1.5 meter from the center of motion being 6 meter per second square. The time of oscillation in seconds is, time of oscillation आप कैसे निकालिएगा, टाइम पीरियड क्या था 2.x by a, so 2 pi x जो आपका डिस्टेंस है वो दिया 1.5 डिवाइड बाय a 6 एक्सेलरेशन, राइट, हो गया 3.14 सेकेंड। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 3, दैट इज 3.14। नेक्स्ट, which of the following constituent present in excess quantity changes the color of the brick from red to yellow। तो बोल रहा है कौन सा ऐसा कंस्टिट्यूएंट है जिसका कि एक्सेस क्वांटिटी जो ब्रिक का कलर है वो रेड से येलो कर देता है, तो वो होता है आपका लाइमस्टोन। अगर लाइमस्टोन ज़्यादा मात्रा में दिया गया तो वो रेड से येलो हो जाता है ब्रिक। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज अ रेशियो ऑफ द, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल फ्रिक्शन। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ फाइबर्स इन कंक्रीट रिजल्ट्स इन, सो एडिशन ऑफ फाइबर इन कंक्रीट क्या करता है, मोडेस्ट इंक्रीज इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इंक्रीज डक्टिलिटी और इनहेंस टफनेस, सब चीज को क्या करता है इंक्रीज करता है जब आप फाइबर्स को कंक्रीट में ऐड करते हो। तो डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर, द डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल यूज होता है किसके लिए, रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ काइनेटिक्स टू इक्विवेलेंट स्टैटिक प्रॉब्लम में, के लिए हम डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल को यूज करते हैं। The total and effective material normal stresses at a depth of 5 meter below the top level of water is 7 meter deep freshwater lake are respectively। तो टोटल एंड इफेक्टिव वर्टिकल नॉर्मल स्ट्रेस आपको निकालना है, किसके लिए, डेप्थ दिया हुआ है। ओके, सो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे टोटल स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू एच इंटू गामा डब्ल्यू, तो 5 इंटू 10 50 किलोमीटर मीटर स्क्वायर। ओके, पोर वाटर प्रेशर दिया हुआ है, पोर प्रेशर इज एच इंटू गामा डब्ल्यू, ये भी आपको क्या है 5 है, 5 इंटू 10 इक्वल टू 50 किलोमीटर मीटर स्क्वायर। ओके, सो इफेक्टिव स्ट्रेस का जाएगा सिग्मा माइनस यू, दैट इज 0.5 में 0.5 इक्वल टू क्या जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन भी 0.5 आपका ये वैल्यू आ गया टोटल वाला, और इफेक्टिव वाला क्या होगा 0 आ गया, सो 3 विल बी द आंसर। नेक्स्ट, इन द डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट बीम द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर बॉन्ड इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड, द इकोनॉमिकल ऑप्शन टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट फॉर बॉन्ड इज। बोला अगर आपको जो है डिजाइन ऑफ द कंक्रीट बीम कर रहे हो और आपको बॉन्ड का जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इकोनॉमिकल ऑप्शन क्या होता है, इकोनॉमिकल ऑप्शन तो जैसा आपको पता है क्या होता है, हम उसमें स्मॉलर डायमीटर ऑफ बार को जो है प्रोवाइड करेंगे, मोर नंबर ऑफ बार्स कर देंगे। ओके, हम बड़ा डायमीटर का बार नहीं यूज़ करेंगे, हम स्मॉलर डायमीटर का बार यूज़ करेंगे, तो वो आपका जो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है उसको सेटिस्फाई कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर सपोर्ट रिएक्शन आरसी फॉर द बीम शोन इन फिगर विल बी। बोले इस डायग्राम का बताइए कि इन्फ्लुएंस लाइन फॉर सपोर्ट आरसी यहाँ के लिए वो क्या होगा, तो वो होगा यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो आपका 4 ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द assumptions कंसोलिडेशन इज अकरिंग अंडर स्मॉल चेंजेस इन इफेक्टिव स्ट्रेस मेड इन अराइविंग द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ट्रांजिएंट फ्लो ड्यूरिंग वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन। तो जो करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो होता है ए वी इक्वल टू उसका क्या होता है कांस्टेंट होता है। Next, a cylindrical boiler 1.5 meter diameter and made up of 10 mm thick plate is subjected to a steam pressure of 2 Newton per mm square. The hoop tension and longitudinal stresses will be, hoop tension and longitudinal stresses कैसे निकालेंगे आप, हम जानते हैं कि क्या होता है, अगर T by D लेस देन 1/10 है तो वो क्या हो गया, वो है थिन सिलेंडर। ओके, तो थिन सिलेंडर के लिए होप स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है PD by 2T, राइट। तो आपको यहाँ पे सारा वैल्यू दिया हुआ है PD by 2T, तो आपको ये वैल्यू हो जाएगा। फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है PD by 4T, ये सारा वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको ये वैल्यू हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा वो ए 150 मीटर पर एम स्क्वायर 75 मीटर पर mm स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट,
द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू रिप्रेजेंट द कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट एज पर द PERT एनालिसिस इज, तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है कौन सा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, two shafts of same length and material are joined in series. If the ratio of their diameter is 2, then the ratio angle of twist will be. So बोल रहा है कि अगर आपको जो दो शाफ्ट है वो सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो अगर डायमीटर का जो रेशियो है वो 2 है, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट का क्या रेशियो क्या होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है वो डायरेक्टली होता है किसका, 1/j का, राइट। तो मतलब कि जो x हो जाएगा वो 1/d⁴ का प्रोपोर्शन हो जाएगा। सो d2/d1 = 2, तो d2/d1 का 4 करना पड़ेगा, राइट, पावर 4, तो 2/4 क्या जाएगा 16, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी क्या जाएगा 16। नेक्स्ट, द मोटार यूज्ड फॉर मशीनरी कंस्ट्रक्शन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ इन IS 2250 and IS 1905 according to their designation L1, L2, H1, H2, M1 and M2. The correct sequence for an increasing order of their strength is, जो करेक्ट सीक्वेंस जो इसका है वो हो जाता है आपका L2 L1, M2 M1 and H2 and H1, राइट। नेक्स्ट, अ पोज़ोलैनिक मटेरियल मस्ट बी कंपोज्ड मेनली ऑफ, तो पोज़ोलैनिक मटेरियल जो होता है वो जनरली माइक्रोस्कोपिक एंड एमॉर्फस सिलिका होता है, उसमें होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, Lamage equation are applicable for, the Lamage equations are applicable for the thick cylinder. Next, blow holes in concreting are results of, तो blow holes जो concreting के टाइम जो वहाँ पे होता है वो रिजल्ट करता है किसके लिए, improper design of shuttering, अगर वहाँ पर हुआ है तो उसमें blow hole वहाँ पे हो जाता है concreting में, ओके। For sand of uniform spherical particles, the void ratio in the loosest and densest stage are respectively. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0.91 and 0.35. Match list 1, list 2 for and select the correct answer using the code given below. तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1, दैट इज I का 4। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट होता है। रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है, प्रोबेबल वेरिएशन फॉर क्वांटिटेटिव रेट एंड अमाउंट फॉर ईच आइटम्स। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है, वो होता है मटेरियल डेविएशन ऑफ अ स्ट्रक्चर नेचर। एंड क्वांटिटी स्टेटमेंट क्या होता है, क्वांटिटी स्टेटमेंट होता है इट इज कंप्लीट एस्टिमेट, ओके। नेक्स्ट, यहाँ आपको मैचिंग करना है, तो इसमें जो आपका कट ऑफ हो जाएगा वो हो जाएगा डेड लोड होगा क्या, IS 875-115 पार्ट 1 से निकालते हैं। इम्पोज लोड कैसे निकालते हैं, इम्पोज लोड निकालते हैं हम पार्ट 2 से। विंडो कैसे निकालते हैं, विंडो निकालते हैं पार्ट 3 से। और स्नो लोड निकालते हैं पार्ट 4 से। नेक्स्ट, यहाँ पर भी देखिए यहाँ भी मैचिंग वाला है, तो जो बिल्ड होता है वो क्या होता है, द लीज होल्डर डज नॉट हैव राइट टू स्पेंड मनी ऑन कंस्ट्रक्शन। ऑक्यूपेशनल लीज क्या होता है, वो होता है द लीज होल्डर कैन इरेक्ट अ बिल्डिंग। सब लीज क्या होता है, सब लीज होता है द लीज होल्डर मे रेंडर लीज होल्ड प्रॉपर्टी। एंड लाइफ लीज क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ लीज इज गिवन अंटिल डेथ। नेक्स्ट, in terms of bulk modulus K and modulus rigidity C, the Poisson's ratio can be expressed as, so इसमें रिलेशनशिप जो होता है वो रिलेशनशिप होता है 3K - 2C डिवाइड बाय 6K + 2C, Poisson's ratio equal to, right? Next, for a linear elastic structural analysis system, minimization of potential energy yields. So minimization of potential energy yields compatibility conditions. Next, in steel structures, the thickness of the base plate or in a column base is determined from the, so thickness of base plate in a column base हम determine करते हैं किससे, flexural strength of plate से. Next, the total number of grades of ordinary concrete stipulated in IS 452 are, so total number of जो ordinary concrete होता है उसमें कितना ग्रेड होता है, उसमें होता है 3 grades. Next, the minimum width of thread without nosing for staircase of residential building shall be, so minimum width of thread without nosing जो होता है वो होता है 200 mm. Next, a simply supported beam of length 6 meter carries a point load at the center of the beam such that the maximum bending moment there is 12 kN if EI is the fragility of the beam, the deflection at the center. तो deflection at the center क्या होता है, तो पहले आप मोमेंट निकाल लीजिए, बेंडिंग मोमेंट जो डिफ्लेक्शन, अगर सिंपल सपोर्टेड बीम है और जो है उस पर पॉइंट लोड लगा है सेंटर पे, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, WL/4 होता है, राइट। WL/4 हो गया, आपको WL/4 कितना दिया है, 40 दिया, 12 दिया हुआ है, ओके। और टोटल लोड कितना है, लोड है, सो यहाँ से आप W निकालिए, W निकालिएगा यहाँ से कितना 8 न्यूटन हो जाएगा, 8 न्यूटन हो जाएगा, ओके। सो यहाँ से आप 8 न्यूटन W हो गया, तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, W होता है WL/48 के, W जब 8 रखिए 6 की/48 EI, तो आपका आंसर होगा 36/EI। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 3, दैट मीन्स
36/EI. Next, the water cement ratio for ferro cement mix should be, so for ferro cement water cement ratio क्या होना चाहिए, होना चाहिए between 0.4 to 0.5. A cast iron column of external diameter of 300 mm is 20 meter thick. Find safe compressive strength on column with factor of safety of 5 if the crushing strength of material is 5 N/m². तो निकालने के बोला सेफ कंप्रेसिव लोड निकालने वाला, तो सेफ कंप्रेसिव लोड क्या होता है, सिग्मा सी इंटू ए बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी. सिग्मा सी आपको दिया हुआ है 550 इंटू ए निकाल लीजिए. ओके, तो पाई डी टू है 300 स्क्वायर माइनस D1 जो थिकनेस को 2 बार माइनस कीजिए तो 200, राइट. 200 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 5 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 193521 किलो न्यूटन आंसर. फैक्टर ऑफ सेफ्टी का 5 दिया हुआ यहाँ पर, राइट. So second option will be the correct one. The minimum depth of the reinforced bond provided as strengthened arrangement in masonry building is. तो minimum depth of जो reinforcement bond है, reinforced bond है, वो होना चाहिए कितना, होना चाहिए 75 mm. According to National Building Code 2016, the slope of a ramp in a building shall not exceed. तो slope of the ramp जो है वो exceed नहीं करना चाहिए कितना, 1/12 से. एक मैचिंग वाला यहाँ पे आ गया. तो देखिए इंडेक्स प्लान क्या होता है, इंडेक्स प्लान होता है जनरल लेआउट ऑफ अ न्यू टाउन शोइंग द पोजीशन ऑफ रोड, मार्केट, हॉस्पिटल, पार्क एक्सेट्रा. की प्लान क्या होता है, डिटेल्स ऑफ पार्टिकुलर बिल्डिंग. सर्विस प्लान क्या होता है, डिटेल्स ऑफ प्लम्बिंग सर्विस, वाटर सप्लाई एंड सीवेज डिस्पोजल सिस्टम. एंड लेआउट प्लान क्या होता है, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑल द डिफरेंट यूनिट्स. द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ कैंटिलीवर ड्यू टू प्योर मोमेंट m एट इट्स फ्री एंड इज. तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर क्या होगा, अगर उस पर प्योर मोमेंट लग रहा है m एट फ्री एंड पे, तो वो वैल्यू होती है क्या, m²/2EI. The ratio of S/T of stiffness of a beam of constant EI at the near end when the far end is hinged to the stiffness of the same beam at the near end when far end is fixed is. तो इस दोनों का रेशियो बोल रहा है क्या होगा, तो हम जानते हैं कि जो फार एंड इज हिंज होता है तो क्या होता है, स्टिफनेस इक्वल टू 3EI/L. ओके, और जब फार एंड फिक्स होता है तो स्टिफनेस क्या होता है, 4EI/L. आप इसको रेशियो कीजिएगा तो आपको क्या जाएगा, 3/4 विल बी द आंसर. तो करेक्ट आंसर इज 2 3/4. नेक्स्ट, द मेथड सुटेबल फॉर मेजरिंग द वर्केबिलिटी ऑफ ड्राई कंक्रीट मिक्स हैविंग वेरी लो वर्केबिलिटी इज. सो फॉर वेरी लो वर्केबिलिटी हम जो वर्केबिलिटी मेजर करते हैं वो करते हैं हम VB कंसिस्टोमीटर टेस्ट से. नेक्स्ट, the first moment of area of a rectangular section of width B and depth h about center of gravity is. तो जो first moment of area होता है of rectangular section वो होता है 0. Next, technical term EFC is defined as, so EFC is defined as the lower edge of the inclined roof surface. Next, the ductile structure is defined as one for which the plastic deformation before fracture. So ductile structure हम किसको बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो होता है वो होता है मच लार्जर देन एट इलास्टिक देन द इलास्टिक डिफॉर्मेशन. नेक्स्ट, व्हेन अ बॉडी सबजेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस P in one plane accompanied by a simple shear stress Q, the maximum normal stress is. So the maximum normal stress होगा वो होगा P/2 plus 0.5 √P² plus Q², जिसको कि आप यहाँ से इस वाले फॉर्मूले जो आपका सिग्मा मैक्स होता है उससे आप निकाल सकते हो. सिग्मा एक्स दिया हुआ है, सिग्मा वाई दिया हुआ है, टॉ एक्स वाई दिया हुआ है, इस पे पुट कीजिएगा तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा. ठीक है. अ प्रिज्मेटिक बार इन कंप्रेशन हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया A इक्वल टू 1200 mm² एंड कैरीज अ लोड P इक्वल 20 kN. नॉर्मल एंड shear stresses एक्टिंग ऑन अ प्लेन कट थ्रू द बार एट थीटा इक्वल 25 डिग्री आर रिस्पेक्टिवली एज. तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, यहाँ से आप नॉर्मल जो है सिग्मा निकाल लीजिए, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा. यहाँ पर सारे वैल्यू को पुट कीजिएगा तो -61.61 मेगा पास्कल आ जाएगा. वैसे शेयर स्ट्रेस फिर आप पुट कीजिएगा, ये फॉर्मूला जानते हैं शेयर स्ट्रेस का, आपको यहाँ से शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी. तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 61.6 मेगा पास्कल एंड 28.7 मेगा पास्कल. सो थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू.